ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह पर हरी दूब के कालीन बिछे थे और रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर सुशोभित और महक रहा था। कदम कदम पर गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे। सड़कें बड़ी साफ सुथरी थीं। कहीं भी गंदगी का नाम नहीं था। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी लोग बढ़िया पोशाक पहनकर इधर उधर घूम रहे थे। उनका रूप बड़ा सलोना था। उन सबको देखकर राजकुमार मुग्ध हो गया। उसे लग रहा था कि जैसे वह इंद्रपुरी में पहुंच गया है। वह नगर में घूमता रहा। सहसा उसे ध्यान आया कि वह अदृश्य तो बन गया है। वह अपने असली रूप में कैसे आएगा? यह सोचकर उसका मन व्यग्र हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी कि तभी अचानक उसे उन बाबा का ध्यान हो आया जिन्होंने भभूत की डिबिया उसे दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वह राजकुमार से कह रहे थे कि यह ले दूसरी डिबिया, जिसकी भभूत खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी दवा ले ली। वहां से अंतर्धान होते होते बाबा उसे कह गए कि दूसरी दवा का इस्तेमाल होशियारी से करना। यदि उन लोगों ने देख लिया तो राक्षस तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने इस बारे में सोचा कि आगे क्या करना है। सोचते सोचते उसने काला और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि उसके सामने राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। राजकुमार ने उन्हें आदेश दिया कि पहरा दे रहे सभी राक्षसों का खात्मा कर दो। देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दिया। इसके पश्चात उसने सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उनके आने पर राजकुमार ने कहा कि समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज समुद्र के किनारे खड़ा हो गया। उस जहाज में हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण थे। सभी आभूषण एक से बढ़कर एक सुंदर थे। यह सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। सभी लोग अचंभे में रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया। लेकिन सौदागर उनके सामने मौजूद था और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। उड़ती उड़ती एक खबर राजमहल में पहुंची। राजकुमारी पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा कि उस व्यापारी को हमारे सामने लाया जाए। राजकुमारी पद्मिनी के दूत तुरंत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यह चाहता ही था। वह राजकुमारी पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा तो वहां के दृश्य देखता ही रह गया। सब कुछ अनूठा था। महल का द्वार बहुत ही कला कारीगरी पूर्ण था। अंदर लता गुल्मों के बीच फव्वारे अपनी बहार दिखा रहे थे। महल चारों ओर से घिरा था, किंतु दूध के साथ होने के कारण अंदर प्रवेश पाने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। राजकुमारी पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार के कक्ष में प्रविष्ट होते ही राजकुमारी पद्मिनी ने उसका अभिवादन किया। राजकुमार ने भी हाथ जोड़कर सर झुकाकर अपना सम्मान व्यक्त किया। राजकुमारी पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वह आसन पर बैठ गया तो राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि तुम कहां से आए हो? राजकुमार को ऐसा लगा जैसे पद्मिनी के मुंह से शब्द नहीं, मानो फूल झड़े हों। राजकुमार एक तक उसकी ओर देखते हुए बोला कि मैं स्वर्ण भूमि से आया हूं। राजकुमारी पद्मिनी ने अगला प्रश्न किया, वहां क्या करते थे? राजकुमार ने उत्तर दिया, जी, मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूं। पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, यहां कैसे आए? राजकुमार का संक्षिप्त उत्तर था, राजकुमारी, मैंने सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की पारखी और प्रेमी हैं। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा, व्यापारी हो तो क्या तुम हमें दिखाने के लिए अपने साथ कुछ आभूषण लाए हो? राजकुमार ने कहा, जी हां, परंतु आभूषण इस समय मेरे पास नहीं है। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि आभूषण कहां है? राजकुमार ने सहज भाव से कह दिया, समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है, आभूषण वहीं पर है। राजकुमारी पद्मिनी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम आभूषण देखना चाहते हैं। क्या तुम मुझे आभूषण दिखा सकते हो?
राजकुमार ने कहा कि अवश्य, मैं तो यहां आया ही इस काम से हूं। पद्मिनी ने धीमी आवाज में कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ, कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ कुछ बढ़िया आभूषण लेकर आना। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से विदा तो ली, लेकिन वह उसके रूप लावण्य से इतना मोहित हो गया कि अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। अब उसका मन वहां से जाने को नहीं कर रहा था। उसके लिए आगे चलना मुश्किल हो गया। वह मुड़ मुड़कर पीछे देखता था। उसने ऐसी रूपसी जीवन में कभी नहीं देखी थी। अपनी सुंदरता के लिए परियां प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन राजकुमारी पद्मिनी के आगे वे भी पानी भरती थीं। चारों दिशाओं में राजकुमारी पद्मिनी की ख्याति ठीक ही फैली थी। राजकुमारी पद्मिनी के मोहपाश में फंसा राजकुमार जब अपने जहाज पर आया तो उसकी आंखों के आगे केवल राजकुमारी पद्मिनी घूम रही थी। उसके अंग प्रत्यंग से सौंदर्य टपक रहा था। राजकुमार की भूख प्यास गायब हो गई, नींद उड़ गई। बिस्तर पर पड़ा पड़ा उसकी याद में वह लंबी सांस लेता रहा। तभी देखता क्या है कि खड़ाऊं वाले बाबा उसके सामने खड़े उसकी ओर देख रहे हैं। राजकुमार ने उठने की कोशिश की, पर उससे उठा नहीं गया। बाबा निमिष भर चुपचाप खड़े रहे, फिर बोले कि क्या तुम यहां आहें भरने के लिए आए हो? अपने उद्देश्य को भूल गए। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूल जाता है वह पतित हो जाता है। अब तुम आगे की सोचो और अपने काम को जल्दी से निपटाओ। ऐसी जगह देरी करना अच्छा नहीं होता। कौन जाने क्या मुसीबत सिर पर आ जाए। यह चेतावनी देकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। बाबा की चेतावनी सुनकर राजकुमार सिर झटक कर उठ खड़ा हुआ, पर राजकुमारी पद्मिनी की खुमारी आसानी से दूर होने वाली नहीं थी। उसका पूरा दिन राजकुमारी पद्मिनी की याद में बीता। रात का अंधेरा होने आया तो वह चौंक पड़ा। उसे याद आया कि अगले दिन राजकुमारी पद्मिनी का दूत आने वाला है और उसे अच्छे अच्छे आभूषण लेकर राजकुमारी पद्मिनी के पास जाना है। राजकुमार ने उठकर अलमारियां खोली और उनमें से आभूषण निकाले। बात इतनी आभूषणों की नहीं थी जितनी राजकुमारी पद्मिनी को रिझाने की थी। उसने ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर राजकुमारी पद्मिनी रींझ उठे। कान के, गले के, कटी के पैरों के आभूषण, उसने उन आभूषणों को चुना जिन्हें अप्सराएं धारण करती हैं। इन आभूषणों का चुनाव करके उसने सोने की चेष्टा की, लेकिन उसे एक पल को भी नींद नहीं आई। वह दिन का उजाला देखने का प्रयत्न करता रहा। दिन निकलने से पहले ही वह उठकर तैयार हो गया। सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पर कोई भी उसे राजमहल से लेने नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि राजकुमारी पद्मिनी भूल गई। शाम को जब वह निराश हो गया था तो बड़े सपाटे से एक दूत आया और उसे तत्काल रवाना होने को कहा। वह तो सवेरे से ही तैयार बैठा था। दूत के साथ चल दिया। जब वह महल में पहुंचा तो राजकुमारी पद्मिनी उसका इंतजार कर रही थी। आज वह दूसरे कक्ष में थी, जिसमें चारों ओर आदमकद शीशे लगे थे। प्रकाश से सारा कमरा आलोकित हो रहा था। राजकुमारी पद्मिनी का सौंदर्य आज कई गुना निखर उठा था। पिछले दिन की तरह राजकुमारी पद्मिनी ने और राजकुमार ने एक दूसरे का अभिवादन किया और राजकुमारी पद्मिनी के संकेत पर राजकुमार उसके समीप ही बैठ गया। राजकुमार ने डिब्बे डिब्बियों में से आभूषण निकालकर उसे दिखाना आरंभ किया। राजकुमारी पद्मिनी प्रत्येक आभूषण को हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती कि कैसा लगता है, और जो आभूषण उसे पसंद आता उसे एक ओर को रख देती। कभी कभी वह राजकुमार की सलाह भी लेती। जब आभूषणों को देखते देखते काफी देर हो गई तो राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि अब बाकी आभूषण हम कल देखेंगे। राजकुमार ने बड़े अनमने भाव से कहा, जैसी आपकी मर्जी। राजकुमार चला तो आज उसकी हालत कल से भी अधिक मोहक थी। आज उसने राजकुमारी पद्मिनी के जिस रूप की झांकी पाई थी वह तो अलौकिक था। उसकी आंखें चौंधियां रही थीं। आज एक नई कल्पना ने उसके मन मस्तिष्क को झकझोर डाला था। वह सोच रहा था कि कुछ ही समय में वह उसे वहां से ले जाएगा। तब उसके अनुपम सौंदर्य के भार को वह कैसे वहन कर पाएगा। वह राजकुमार है, इतने बड़े राज्य के राजा का पुत्र है, किंतु कहां राजगढ़ का राज्य और कहां सिंहल द्वीप की इस अपूर्व सुंदरी का वैभव। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था।
पर उठा कदम अब वापस तो लिया नहीं जा सकता था। विचारों के अथाह सागर में डूबता उतरता राजकुमार अपने जहाज पर आया। उसका हाल बेहाल हो रहा था। भूख, प्यास, नींद सब उससे रूठ गई थी। वह बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी हालत सन्निपात के रोगी के समान हो रही थी। वह अपने आप से ही बात कर रहा था, पर उसके शब्द अस्पष्ट थे। कभी उसकी आवाज तेज हो जाती थी, कभी मंद पड़ जाती थी। राजकुमार स्वयं हैरान था कि उसे क्या हो गया है। यह सब होते हुए भी उसने राजमहल में जाने की तैयारी की। कल की अपेक्षा आज और भी बढ़िया चीज निकाली। उसे भरोसा था कि राजकुमारी पद्मिनी उन्हें अवश्य पसंद करेगी। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही राजकुमारी पद्मिनी का दूत आ गया और दोपहर होने से पहले ही राजकुमार महल में पहुंच गया। इन आभूषणों को देखकर राजकुमारी पद्मिनी चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। राजकुमारी पद्मिनी ने उनमें से ढेर सारे आभूषण पसंद कर ली। जब वह उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वे अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में से अधिकांश एक एक थे। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि यह क्या है? राजकुमार ने उत्तर दिया कि अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार भरा पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेंगी तब उनकी जोड़ी आप पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खींचकर कहा कि तुमने यह क्यों सोचा? राजकुमार ने कहा, वह इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि एक बार आप आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार स्वयं जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख लें। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ गई। अंत में उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहाज पर जाने को राजी हो गई। इसके बाद राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी से आज्ञा लेकर अपने जहाज पर लौट आया। अगले दिन नियत समय पर राजकुमारी पद्मिनी जहाज पर आई। वह आभूषणों का अथाह भंडार था। उन्हें देखने में राजकुमारी पद्मिनी इतना लीन हो गई कि वह समय को ही नहीं अपने को भी भूल गई। काम निपटाकर राजकुमारी पद्मिनी जब जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप कहां जाओगी और कैसे जाओगी? राजकुमारी पद्मिनी चकित होकर बोली कि क्यों, ऐसा क्या है? मैं तो वापस अपने महल जाऊंगी। राजकुमार ने कहा, शायद आप देख नहीं रही कि जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पहले तो राजकुमारी पद्मिनी इसे मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज सचमुच चल रहा है। गुस्से के मारे उसका चेहरा तमतमा उठा। वह उत्तेजित होकर बोली कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसकी बात सुनकर राजकुमार हंस पड़ा और बोला, राजकुमारी पद्मिनी जी, हम सिंहल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। राजकुमारी पद्मिनी को लेकर जहाज आगे बढ़ता जा रहा था। पद्मिनी मछली की तरह तड़पने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। राजकुमारी घबराकर बोली, लेकिन तुम हो कौन? राजकुमार ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूं। इसके बाद उसने राजकुमारी पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उस कहानी को सुनकर राजकुमारी पद्मिनी का संताप काफी हद तक दूर हो गया। पद्मिनी बोली, इसके लिए इतना कपट करने की क्या जरूरत थी? राजकुमार ने पूछा कि यदि कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी से आ जाती? राजकुमारी पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया। जो होना था वह हो चुका था। अब उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। भाग्य के साथ समझौता करने के अलावा अब और क्या हो सकता था? आहत हिरनी की तरह वह राजकुमार के पास आ बैठी। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी पद्मिनी आवेश और आवेग से थक कर चूर हो गई थी। उसे सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। उसका मन इतना अस्थिर हो रहा था कि एकाग्र भाव से कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक जहाज बड़े जोर से इधर उधर होने लगा। भयभीत होकर राजकुमारी पद्मिनी ने राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता गया। बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगी। जहाज डगमगाने लगा। किसी आसन्न खतरे की आशंका से वह राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और उसे भरोसा दिया कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
फिर राजकुमार हंसकर बोला, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। राजकुमार उसे दुलारता रहा। धीरे धीरे तूफान का वेग शांत होता गया। राजकुमारी पद्मिनी तन मन से बेहद थक गई थी, इसलिए उसे नींद आ गई और वह सो गई। लेकिन राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था? पता चला कि एक तोता और एक मैना आपस में बातें कर रहे हैं। अपनी आदत के अनुसार तोते ने मैना से कुछ कहने को कहा और मैना ने वही बात दोहराई कि वह आप बीती कहे या पर बीती। तोता बोला, कुछ आप बीती कहो, कुछ पल बीती। मैना ने कहा कि कल मेरी जान बाल बाल बची। तोते ने व्यग्र होकर पूछा कि क्या हुआ? मैना बोली कि क्या कहो, जमाना बड़ा खराब हो गया है। इन मनुष्यों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ते, फिर भी वे हमारी जान लेने पर तुला रहता है। कल मैं एक पेड़ पर बैठी थी कि किसी आदमी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। वह तो पेड़ के पत्तों और टहनियों ने मुझे बचा लिया, नहीं तो जान जाने में कुछ कसर नहीं रही थी। तोते के मुंह से एक दीर्घ निश्वास छूटा, फिर फुसफुसाया कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। मैना ने कातर होकर कहा कि मर भी जाती तो क्या अब मेरे लिए रोने वाला कौन है? बच्चे बड़े होकर जाने कहां चले गए, अकेली जान रह गई है। मैना सिसकने लगी। तोते ने कहा कि मैना, इतना दुखी क्यों होती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। फिर कुछ चुप रहकर बोला कि अब कुछ पर बीती कहो। मैना ने कहा कि क्या कहूं, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं। लेकिन हाय, मैना एकदम खामोश हो गई। फिर मैना ने कहा कि इनकी सांसें गिनी चुनी हैं। बेचारे तोता व्यथित होकर बोला, मैना रुक रुक कर क्यों बोलती हो? साफ साफ कहो कि इन्हें क्या होने वाला है। मैना ने कहा कि सवेरे यह जहाज किनारे लग जाएगा। वहां किनारे पर मंत्री का लड़का इन्हें मिल जाएगा। उसे मंत्री के लड़के ने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। इनके ठहरने के कुछ ही देर बाद वह घर ढह जाएगा। ये दोनों उसमें दब जाएंगे। तोते ने व्यथित होकर कहा, मैना, ये तो बड़ा बुरा होगा। इन बेचारों ने दुनिया में अभी देखा ही क्या है? क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है? मैना बोली कि उपाय ये है कि ये मंत्री के लड़के की बात ना माने और उसे घर में ना ठहरे। अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर ये उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोते ने पूछा कि उसके बाद तो खैरियत है? मैना ने कहा कि कहावत है कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। इनकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं हो जाती। ये जहां ठहरेंगे वहां भी एक मुसीबत इनका पीछा कर रही है। तोते ने अधीर होकर पूछा कि वह कौन सी मुसीबत है? मैना बोली कि सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपने पैर जूते में डालेगी तभी उसमें बैठा सांप उसे काट लेगा। तोते के मुंह से निकला या खुदा। उसने आहत होकर पूछा कि क्या उससे बचने का कोई समाधान नहीं है? मैना बोली कि समाधान तो सब चीजों का होता है, लेकिन समाधान करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हम तो केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि यदि कोई सुनता हो तो वह राजकुमारी से पहले उठे और सांप को मारकर जूते में से निकाल ले। अब तोते ने पूछा, मैना, ये बताओ कि वहां से बचने के बाद फिर कोई बाधा तो नहीं है? मैना ने थोड़ा निराश होते हुए उत्तर दिया कि इसके बाद भी एक बाधा और है। यह सुनकर तोता बोला, या खुदा, अभी और भी एक बाधा है, वह भी बता दो। इसके बाद मैना ने तोते से बोलना शुरू किया कि ये दोनों एक उड़न खटोला में बैठेंगे। वे उड़न खटोला ऊपर आसमान में जाकर खराब हो जाएगा और नीचे आ गिरेगा। उसमें ये दोनों मर जाएंगे। मैना की बातें सुनकर अब तोता बहुत दुखी होकर बोला कि तुम्हारी यह बातें सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब तुम जल्दी से बताओ कि क्या इस आफत से बचने का कोई मार्ग है? मैना ने तोते से कहा, इसका यही एक मार्ग है कि अगर कोई सुनता हो तो वह इन्हें उड़न खटोले में ना बैठने दे। इन सब बाधाओं से पार जाने पर इनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। मैना की बात सुनकर तोते ने चैन की सांस ली। राजकुमार मैना की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वह सिहर उठा था।
पर बचने के उपाय जानकर उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना। सवेरा होने में अब देर नहीं थी। दोनों पक्षी उड़ गए। समुद्र का किनारा भी अब दूर नहीं था। कुछ देर बाद जब जहाज समुद्र के किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि मंत्री का लड़का वहां उपस्थित था और उनका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से मंत्री के लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे दुख सुख में इसने बराबर मेरा साथ दिया। मंत्री का लड़का राजकुमारी पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। उसे दिन वहीं रहने के लिए मंत्री के लड़के ने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा कि मित्र, हमें यहां नहीं ठहरना, कोई और भवन देखो। मंत्री के लड़के ने कहा, आपके आने से पहले मैं यहां के सारे भवन देख चुका हूं। यह भवन सबसे अच्छा है। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। मंत्री के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास ही मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार मंत्री के लड़के को अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वे सो गए। आधी रात के बाद अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई। मंत्री का लड़का उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि पहला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया है। मंत्री के लड़के ने राजकुमार की दूरंदेशी की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजकुमारी पद्मिनी तो सो चुकी थी, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। वह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। भोर होने से पहले वह देखता क्या है कि एक काला विषैला सांप आया और कुंडली मारकर राजकुमारी पद्मिनी के जूते में बैठ गया। राजकुमार तो चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसने तलवार निकालकर जूते में बैठे सांप के 2 टुकड़े कर डाले और सांप को बाहर फेंककर राजकुमारी पद्मिनी के उठने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में राजकुमारी पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी और उसके चेहरे की कांति लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्कुराकर उसके पास गया और कुछ देर तक उसके मुलायम बालों को सहलाता रहा। पद्मिनी मन ही मन विभोर हो रही थी कि उसे अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा सुंदर और पराक्रमी व्यक्ति मिल गया। मंत्री के लड़के ने आगे की यात्रा उड़न खटोले से करने का विचार किया और एक उड़न खटोला मंगवा भी लिया, लेकिन राजकुमार ने उस उड़न खटोले में बैठने से साफ इनकार कर दिया। राजकुमार का इस तरह से उड़न खटोले में सफर करने से मना करना मंत्री के लड़के को बहुत बुरा लगा, लेकिन राजकुमार के आगे उसकी एक न चली। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर ही आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वे उड़न खटोला धड़ाम से नीचे आ गिरा और उसमें बैठे सब लोगों की जान चली गई। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सच थी। मार्ग में मनमोहक दृश्यों को देखते हुए वे लोग आगे बढ़ते गए। राजकुमारी पद्मिनी अपने द्वीप से कभी बाहर नहीं गई थी। अब लंबी चौड़ी दुनिया उसके सामने थी। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की उनकी पोशाकें थीं, तरह तरह के उनके आचार विचार थे। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी पद्मिनी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में चल रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम का दरिया बहता है। जो भी उनके पास जाता है वे उसका मन जीत लेते हैं। जिस खड़ाऊ को पहनकर मैंने सागर पार किया था, वे खड़ाऊ उन्होंने ही दिए थे। राजकुमारी पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। अब उसका भेद खुल गया। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि राजकुमार, यह संत लोभ मोह माया से परे होते हैं, लेकिन कोई कोई संत महात्मा ऐसे भी होते हैं जो लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। यह कहते कहते पद्मिनी के भीतर जैसे करुणा का स्रोत फूट पड़ा। उसने उसकी वाणी को अवरुद्ध कर दिया। बाबा का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। राजकुमार ने कहा कि हमें देर भले ही हो जाए, पर हम रुकेंगे बाबा के आश्रम में ही रास्ता काटने के लिए। राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी को अच्छे अच्छे किस्से सुनाता रहा। राजकुमारी पद्मिनी उन्हें ध्यान से सुनती रही। अंत में आसमान जब टिमटिमाते तारों से जगमगा उठा, उस समय वे सभी बाबा के आश्रम में पहुंच गए। बाबा कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई
यह सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। राजकुमार को राजकुमारी पद्मिनी के साथ सामने देखकर उनका हृदय हर्ष से पुलकित हो उठा। बाबा ने बड़ी ममता से उनका स्वागत किया और आश्रम के सर्वोत्कृष्ट कक्ष में उन्हें ठहराया। उस कक्ष में कोई दीवार नहीं थी। हरी भरी वल्लरी ने एक दूसरे से लिपटकर उस कक्ष का निर्माण किया था। राजकुमारी पद्मिनी उस कक्ष को देखकर रोमांचित हो उठी। बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि तुम लोग बड़ा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। रात बढ़ती जा रही थी, अंधकार गाढ़ा हो रहा था। उस घने अंधेरे में भी आश्रम की आत्मा अपनी माधुरी बिखेर रही थी। आश्रम के अंतः वासियों ने अपने शाही मेहमानों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए थे। बड़े उल्लास के वातावरण में सभी मेहमानों ने आश्रम का प्रसाद पाया। प्रत्येक वस्तु इतनी स्वादिष्ट थी कि राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी ने अनुभव किया कि मानो वह किसी देवलोक में आ गए हों। बाबा बराबर उनके साथ रहे और उन्हें पुलकित देखकर स्वयं आनंद विभोर होते रहे। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहां जंगल में इस प्रकार मंगल होगा, पर संतों की महिमा को कौन जानता है। यह सुनकर बाबा से चुप नहीं रहा गया। बाबा बोले, राजकुमारी, पद्मिनी आनंद भीतर की चीज है। जब आदमी का अंतर प्रमुदित होता है तो बाहर सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। राजकुमारी पद्मिनी ने सर हिलाकर बाबा के कथन को स्वीकृति दी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह सब सो गए। बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। उन्होंने आश्रम का एक चक्कर लगाया, गौशाला में जाकर गायों को प्यार किया। तब तक राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी उठकर वहां आ गए। बाबा ने हंसकर कहा कि पद्मिनी, तुम इस आश्रम में एक भी बूढ़ा पेड़ नहीं पाओगी। और देखो, जब हम गायों को कुछ काटते हैं, उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं तो उनके थनों से दूध की धारा बहने लगती है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी प्यार के भूखे होते हैं। राजकुमारी पद्मिनी ने आश्रम में निगाह डाली तो सचमुच उसे एक भी बूढ़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया। और बाबा ने जब गायों को दौड़ाया और उनकी पीठ पर हाथ फिराया तो उनके थनों से दूध की धाराएं बहने लगी। पद्मिनी चकित रह गई। ऐसा दृश्य उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। आश्रम में मेहमान एक दिन रहना चाहते थे। बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहां के वातावरण में राजकुमारी पद्मिनी का मन इतना रम गया कि जब विदा होने का समय आया तो वह रोने लगी। बाबा का दिल भी भर आया। उन्होंने कहा, राजकुमारी, पद्मिनी आश्रम तुम्हारा है। जब जी में आए फिर आ जाना। राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊ लौटा दिए और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चला। राजगढ़ अभी भी बहुत दूर था। बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था कि वह उनकी घोषणा के अनुसार उनकी पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ ही समय में राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। वहां राजा और सभी लोग राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने राजकुमारी पद्मिनी को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने उसे लेने में असमर्थता प्रकट की। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहरकर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हो गया। उनका अगला पड़ाव अब भभूत वाले बाबा के यहां था। मेहमानों का काफिला अब उसी ओर बढ़ रहा था। सूर्य की बाल किरणें सारे वातावरण को बड़ी स्निग्धता प्रदान कर रही थीं। आकाश निर्मल था। पक्षी कलरव कर रहे थे। सबके मन उमंग से भरे थे। उन्हें राजगढ़ पहुंचने की जल्दी थी, पर मार्ग के अनुपम दृश्य उनके पैरों में जंजीर डाल रहे थे। पर्वत श्रृंखला पार करते हुए तो वे इतने अभिभूत हुए कि घोड़ों पर से उतर पड़े और उपत्यकाओं की हरियाली तथा पर्वत शिखरों पर सुहावनी धूप की सुनहरी चादर देखकर
सबके मन आनंद से उछलने लगे। राजकुमारी पद्मिनी ने प्रकृति की उस छटा का जी भरकर पान करते हुए राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी पद्मिनी बोली, राजकुमार, आदमी अगर इतना ऊंचा उठ जाए, इतना निर्मल हो जाए तो धरती पर स्वर्ग उतर आए। एक अलौकिक आभा से राजकुमारी पद्मिनी का मुखमंडल दीप्त हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इंद्रलोक की कोई देवांगना इस धरती पर आ गई हो। वह मुस्कुराती थी तो प्यार के धवल निर्झर बहाने लगते थे। वह हंसती थी तो सारी वादी महकते पुष्पों से आच्छादित हो उठती थी। बड़े स्नेह से भीगकर राजकुमार बार बार उस कोमलांगी की ओर देखता था। उस अनमोल संपदा को पाकर वह बार बार अपने भाग्य को सराहता था। उसे लगा कि पर्वतों के उतार चढ़ाव से राजकुमारी पद्मिनी तक जाएगी, किंतु राजकुमारी पद्मिनी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने भावुक होकर कहा कि राजकुमारी पद्मिनी, तुम अब घोड़े पर बैठ जाओ, तुम्हारे पैर दर्द करने लगेंगे। राजकुमारी पद्मिनी ने बद्धे उल्लास से कहा कि तुम मुझे इस आनंद से वंचित क्यों करना चाहते हो। उसके इस उद्गार से ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर निहाल हो गए। उपत्यका मुस्कुरा उठी और घने गगनचुंबी वृक्षों की हरितिमा और गहरी हो गई। जाते समय राजकुमार ने वह पर्वतमाला बिना इधर उधर देखे यूं ही पार कर ली थी, किंतु आज तो उसके साथ एक ऐसा प्रकाश पुंज था जिसके आलोक में भीतर बाहर कहीं भी अंधकार रह नहीं सकता था। वे लोग घोड़ों पर सवार हो गए, पर्वतों को लांघकर फिर मैदान में आ गए। राजकुमार ने हंसकर कहा कि हम लोग भी कैसे हैं, जहां घोड़ों पर बैठना चाहिए था वहां बैठे नहीं, लेकिन जहां पैदल चल सकते थे वहां घोड़ों पर सवार हो गए हैं। राजकुमारी पद्मिनी यह सुनकर चुप न रह सकी। राजकुमारी पद्मिनी बोली, राजकुमार, आदमी पैदल चलता है तो धरती को उसका खोया बेटा मिल जाता है। पहाड़ों में पैदल ना चलना पहाड़ों का अपमान करना है। राजकुमारी पद्मिनी की इस बुद्धिमत्ता से राजकुमार का रोम रोम पुलकित हो उठा। वह क्षण भर उसकी ओर देखता रह गया। बाबा का आश्रम अब दूर नहीं था। राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी पद्मिनी, अब हम उन बाबा के आश्रम में पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुझे एक ऐसी चमत्कारी भभूत दी थी जिसे खाकर मुझे कोई नहीं देख सकता था और मैं सबको देख सकता था। फिर कुछ रुक कर बोला कि उस भभूत को मुंह में डालकर मैंने तुम्हारे सिंहल द्वीप में प्रवेश किया था। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा, फिर तो तुम मेरे महल में भी आए होगे। राजकुमार बोला, नहीं राजकुमारी, मैंने तुम्हारे महल को बाहर से देखा था। राजकुमारी ने थोड़ा व्यग्र होकर पूछा कि भीतर क्यों नहीं आए। राजकुमार बोला कि मैं महल में जाना चाहता था, लेकिन जाने क्या सोचकर मुझे डर लगा। महल का फाटक बंद था, फाटक खोलने की हिम्मत नहीं हुई। नगर का एक चक्कर लगाकर मैं वापस लौट आया। तभी मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं अदृश्य तो हो गया हूं और अपने असली रूप में कैसे आऊंगा। जब मैं इस चिंता में डूबा था कि यही बाबा मेरे सामने आ खड़े हुए। मैंने उन्हें अपनी चिंता बताई तो उन्होंने मुझे भभूत की एक डिब्बी और दी और कहा कि जब तुम इसे खाओगे तो अपने असली रूप में आ जाओगे। यह कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। राजकुमारी पद्मिनी यह सुनकर हंस पड़ी। कुछ देर बाद बाबा का आश्रम आ गया। आश्रम से कुछ दूर वे घोड़ों से उतर गए और पैदल वहां पहुंचे। बाबा आश्रम के पौधों को पानी पिला रहे थे। राजकुमार और उसके साथ एक गौरांग महिला को देखकर बाबा समझ गए कि वही राजकुमारी पद्मिनी है। उनके साथ एक दूसरी राजकुमारी और थी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने उन सभी का स्वागत किया और अंदर आश्रम में ले गए। साधु संतों के प्रति राजकुमारी पद्मिनी के मन में सदा से ही बड़े आदर सम्मान की भावना रही थी। वे बार बार बाबा के तेजस्वी चेहरे को देखती थी। बाबा के सानिध्य में सारा आश्रम बड़ा भव्य लग रहा था। राजकुमारी पद्मिनी ने उल्लसित होकर सांस ली और अपने आसन पर बैठकर आश्रम की एक एक चीज को निहारने लगी। थोड़ी देर में बाबा के भक्तगण आ गए। वे मेहमानों को देखकर चले गए और थोड़ी देर में सुगंधित रंग बिरंगे पुष्पों की मंजूषा लाए। उन पुष्पों का उपहार पाकर मेहमान आनंद विभोर हो उठे। बाबा ने कहा कि हमारी यही संपदा है। बाबा के इस निश्चल व्यवहार से राजकुमारी पद्मिनी ने सिर झुकाकर
बाबा के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमारी पद्मिनी बोली कि बाबा, इससे अधिक मूल्यवान धन दौलत और क्या होगी। जाते समय राजकुमार ने उस आश्रम को सरसरी निगाह से देखा था। आज जी भर कर देखा। राजकुमारी पद्मिनी साथ में थी। इससे राजकुमार को और भी आनंद आया। आश्रम की हर चीज से प्रेम टपक रहा था। वह एक अलौकिक संसार था। विषाद का वहां नाम नहीं था, उल्लास ही उल्लास था। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी पद्मिनी ऐसे ही हमारे प्राचीन तपोवन रहे होंगे और ऐसे होंगे उनके संचालक। बाबा को देखो, लगता है उनके भीतर अमृत भरा है। राजकुमारी पद्मिनी तो ऐसा पहले से ही अनुभव कर रही थी। वह तो मानो अमृत से भरे सरोवर में अवगाहन कर रही थी। आश्रम में वे 3 दिन रहे। उसे धर्मालय को छोड़ने को उनका मन नहीं हो रहा था, पर राजगढ़ का मार्ग बड़ी बेचैनी से उनकी बाट जोह रहा था। बाबा कुछ दूर तक उनके साथ आए और आश्रम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। जाते जाते कह गए कि किसी जमाने में कण्व ऋषि ने इसी प्रकार राजा दुष्यंत को अपने आश्रम से विदाई दी थी। उनका मार्ग अभी निरापद नहीं था। कुछ रुकावटें और थीं जिन्हें राजगढ़ पहुंचने से पहले पार करना था। अब आने वाली थी जादुई नगरी। राजकुमार ने चुपचाप उंगली की अंगूठी देखी। उसे अचानक विचार आया कि ये अंगूठी उसकी रक्षा तो कर लेगी, लेकिन यदि राजकुमारी पद्मिनी के सामने कोई संकट आ गया तो क्या होगा। उसने मन को समझाया कि अब तक की सारी बाधाएं दूर होती गई हैं, तो आगे की बाधाएं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगी। वे लोग आगे बढ़ते गए। काफी चलने पर जब बस्ती की इमारतें दिखाई देने लगीं, तो राजकुमार ने कहा, ये लो, आ गई वह नगरी जहां मैंने एक रात बिताई थी। उसने उसे सारी बात सुना दी। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। यह देखकर राजकुमार ने कहा, राजकुमारी पद्मिनी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। नगरी में घुसकर वे सब जादूगरनी के घर पर गए। आज उन्हें उस घर के बाहर बुढ़िया नहीं, एक युवती मिली। राजकुमार को देखते ही वे युवती दौड़कर उसके पास आ गई। युवती का चेहरा खिल रहा था। युवती बोली, राजकुमार, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसने राजकुमारी पद्मिनी की ओर देखकर कहा कि वहां यही है राजकुमारी। पद्मिनी जी, आओ बहन, अपने घर में आओ। उसने दूसरी राजकुमारी का भी सम्मान किया। वह उन्हें बड़े प्यार और आदर से अंदर ले गई। घर के ठाट बांट देखकर राजकुमारी पद्मिनी का सारा भय काफूर हो गया। वहां डरावना कुछ नहीं था। एक आरामदेह पलंग पर उसने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी को बिठा दिया। फिर उनके लिए कुछ व्यंजन तैयार किए। सबने आनंद से खाना खाया। राजकुमार को अचंभा हो रहा था कि जब यहां बंदी बनकर रहा था, तब यह घर कैसा था और यहां का वातावरण कैसा था। आज सब कुछ बदल गया था। आज वह महल जैसा था। सभी का भोजन होने के बाद युवती ने कहा कि आप लोग थके होंगे, रात भर विश्राम कर लो। कल बड़े तड़के हम लोग यहां से रवाना हो जाएंगे। राजकुमार जब उसे बाल लौटाने लगा तो उसने कहा कि अब मुझे इनसे क्या लेना देना, मेरी मनोकामना पूरी हो गई, मुझे अब और क्या चाहिए। राजकुमार ने बालों को फेंका नहीं, उन्हीं की बदौलत तो उसे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने बड़े आदर भाव से उन्हें एक ओर को रख दिया। बड़े सवेरे उठकर युवती ने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी को जगाया। वे उठे और तैयार होकर घर के बाहर आए। युवती ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर उसे घर से अंतिम विदा ली और राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। चलते समय राजकुमार को मंत्री के लड़के की याद आई, जिसने अपने प्राण मुंह में रखकर एक रात यहां बिताई थी। आज के खुशी के दिन यह सब देखने के लिए वह उनके साथ वहां नहीं था। जहाज से उतरने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने उसे राजगढ़ भेज दिया था, जिससे वहां उनके स्वागत की तैयारियां हो सके। वे सब आगे बढ़े। जादू की नगरी पीछे छूट गई। राजकुमारी पद्मिनी और युवती के बीच बातें चल पड़ी। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा, बहन, तुम इस काम में कैसे पड़ गई। युवती ने उत्तर दिया कि यह हमारा पुश्तैनी धंधा है। कब से आरंभ हुआ मैं नहीं जानती, पर मेरी मां ने मेरे पिता को उसी प्रकार पकड़ा था जिस प्रकार मैंने राजकुमार को पकड़ा। मेरे पिता भी भावनगर के राजकुमार थे। मेरी मां को सिद्धि प्राप्त थी कि आदमी को जो चाहे वह बना दे। सबसे आसान आदमी को मक्खी बनाकर रखना था।
वह उड़ नहीं सकती थी। जहां चिपका दी, चिपकी रहती थी। मैंने अपनी मां से वह सिद्धि प्राप्त कर ली। राजकुमारी पद्मिनी ने गंभीर होकर कहा कि यह अच्छा काम तो नहीं था। युवती ने इस पर क्रोध नहीं किया। वह सहज स्वर में बोली, बहन, अच्छा हो या बुरा, पुश्तैनी धंधा तो चलता ही है। फिर वह थोड़ा चुप रहकर बोली कि तुम विश्वास नहीं करोगी, पर सच यह है कि मुझे भी वह कम अच्छा नहीं लगता था। रूप बदलते ही आदमी का शरीर सूख जाता था, उसका तेज मंद पड़ जाता था। जब तक वह वहां से निकल भागने का इरादा छोड़ नहीं देता था। हम भी अपने काम से बाज नहीं आते थे। मां उन्हें कुत्ता बना देती थी। बेचारे दिन भर भौंकते रहते थे। अगर तुम उनकी हालत देखती तो तुम्हारा कलेजा बैठ जाता। पर हम लोगों की दया ममता तो मर गई थी। मुझे खुशी है कि उस घिनौने धंधे से मेरा पिंड छूट गया। राजकुमार धीरे धीरे कोई गीत गुनगुना रहा था। राजकुमारी पद्मिनी ध्यान से सुनने लगी। उसके लिए यह एक नया अनुभव था। प्यार से बढ़कर जगत में और क्या है? नेह का नाता नहीं तो जिंदगी का अर्थ क्या है? हाथ में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इस धरा का राज्य भी तुमको सुलभ हो जाएगा, किंतु पा सकते नहीं। तुम प्यार है, बड़ा अनमोल मानव का दुलार। राजकुमार का कंठ सुरीला था। जब गीत समाप्त हुआ तो उसने देखा कि राजकुमारी पद्मिनी मुग्ध भाव से उसे ताक रही है। वह हंसने लगा, पर राजकुमारी पद्मिनी तो जाने किस लोक में विचरण कर रही थी। बड़े आनंद से यात्रा आगे बढ़ती रही। सूर्य के पर भी उनके साथ चलते रहे। रास्ते में उन्हें जलाशय मिला, जिसके निर्मल जल में पक्षी किलोल कर रहे थे। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने घोड़े को रोक दिया। राजकुमार बोला कि आगे तो घना जंगल आएगा, हम लोग यहीं पर भोजन कर लें और थोड़ा विश्राम भी। एक छायादार वृक्ष के नीचे उन्होंने डेरा डाला, भोजन किया, पर पक्षियों के प्रमोद ने उन्हें आराम नहीं करने दिया। वे आगे बढ़ चले। राजकुमार का अनुमान था कि वे दिन ढलने तक जंगल को पार कर लेंगे। कुछ ही कदम चलने पर जंगल शुरू हो गया। जाते समय वहां के घोर अंधियारे में हाथ को हाथ नहीं सूझता था, दम घुटता था। पर इस समय तो उनके पास प्रकाश की अद्भुत किरण थी। राजकुमारी पद्मिनी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, पर वह उससे भयभीत नहीं हुई। राजकुमार जिस गीत को गा रहा था, उसकी पहली दो कड़ियों को राजकुमारी पद्मिनी अपने कोमल स्वर से दोहराती रही। प्यार से बढ़कर जगत में और क्या है? नेह का नाता ना हो तो जिंदगी का अर्थ क्या है? अब उसे सुनने की बारी राजकुमार की थी। उसका रोम रोम पुलकित होता रहा। व्यक्ति का सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है, वह उसमें भरपूर था। राजकुमार को याद आया कि जाते समय उन्हें इस जंगल में एक बाघ मिला था, जिसका उसके साथी ने बिजली की गति से घोड़े से कूदकर काम तमाम कर दिया था। पर उसने वह घटना जानबूझकर राजकुमारी पद्मिनी को सुनाई नहीं। सूखे धरती पर पड़े पत्तों से जब घोड़ों की टापों टकराती थी, तब ऐसा लगता था कि कोई खूंखार जानवर आया, पर उस दिन एक छोटा जानवर भी उन्हें नहीं मिला। राजकुमारी पद्मिनी को पता था कि शेर, चीते, भेड़िए, जंगली सुअर घने वनों में बड़े आनंद से रहते हैं। उसकी इच्छा ऐसे जानवरों को देखने की थी, पर एक भी जानवर नहीं आया। राजकुमारी पद्मिनी को बड़ी निराशा हुई। दिन ढलने को था। जंगल पार हुआ। राजकुमार को अभी अपना एक और वचन पूरा करना था। वह बाघ अधिक दूर नहीं था। वे लोग तेजी से आगे बढ़ते रहे। राजकुमारी पद्मिनी को राजकुमार ने उस रात की परियों की दास्तान बड़े रसपूर्वक सुना दी थी। राजकुमारी पद्मिनी का मन वहां पहुंचने को बड़ा आतुर हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें बाघ का विशाल फाटक दिखाई देने लगा। राजकुमार ने संकेत से राजकुमारी पद्मिनी को बता दिया कि यही वह बाघ है। फाटक पहले की तरह खुला था। उनके अंदर घुसते ही फाटक बंद हो गया। पर आज राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ पर छिपकर नहीं बैठना पड़ा। वे सब मजे में खड़े खड़े परियों के नजारे देखते रहे। परियों की राजकुमारी जब अपने सिंहासन पर आसीन हुई, तो राजकुमार अपने आप राजकुमारी पद्मिनी और दोनों अन्य सुंदरियों को लेकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। उन्हें देखकर राजकुमारी का रोम रोम हर्षित हो उठा। अब वह उसके लिए कोई अजनबी राजकुमार नहीं था, उसके जीवन का एक अंग था।
परियों की राजकुमारी ने राजकुमारी पद्मिनी को तत्काल पहचान लिया। परियों की राजकुमारी बोली कि पद्मिनी बहन, तुम मेरे पास आ जाओ। इतना कहकर वह सिंहासन से उठी और बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसने राजकुमारी पद्मिनी को अपने पास बिठा लिया। इसी बीच राजकुमार ने दूसरी राजकुमारी का परिचय करा दिया। परियों की राजकुमारी ने उनका भी स्वागत किया। उन विशेष मेहमानों की उपस्थिति से वह बाग अब कई गुना जगमगा उठा। परियों की राजकुमारी ने उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। उसने राजकुमार से कहा कि मुझसे मिलने और मुझे विदा देने के लिए मेरी सखियां बहुत आतुर हैं। कल वे सब यहां इकट्ठी होंगी। हम लोग यहां से परसों प्रस्थान कर देंगे। राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उस बाग की शोभा देखते ही बनती थी। दूर पास की छोटी बड़ी सारी परियां वहां इकट्ठी हो गईं। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे इंद्रलोक धरती पर उतर आया हो। सबके हृदय उमंग से भरे थे। राजकुमार ने सबका मन मोह लिया था और राजकुमारी पद्मिनी ने तो जैसे सब पर जादू कर दिया था। उसके सौंदर्य को देखकर परियों की गर्दन नीची हो गई थी। राजकुमारी पद्मिनी उनके बीच आमोद भरी मुद्रा में घूम रही थी। उसके जीवन में अब पूरी तरह नया मोड़ आ गया था। वह रात और अगला दिन उनका बड़े आनंद से बीता। परियों की राजकुमारी का विशाल परिवार वहां जमा हो गया था। उन्होंने मेहमानों को नाना प्रकार के मूल्यवान उपहार दिए। परियों की राजकुमारी के माता पिता भी आ गए। वे जिस लोक के स्वामी थे, वहां की प्रजा भी अपनी प्यारी राजकुमारी को विदा देने उमड़ पड़ी। जिसने उस समारोह को देखा धन्य हो गया। तीसरे दिन उन्होंने वहां से विदा ली। राजकुमारी के पिता ने विदाई के समय राजकुमार को अंक में भर लिया। उनकी आंखों से कई बूंदें टपक पड़ी। ममता केवल मृत्युलोक की थाती नहीं है। ब्रह्मांड के सभी लोकों में मोह ममता के सागर लहराते हैं। सच यह है कि बिना प्यार ममता के कोई रह नहीं सकता। जिसके पास हृदय है, उसके पास प्यार की अनमोल संपदा है। मां ने बेटी को इतने आभूषण दिए कि उनको देखकर राजकुमारी पद्मिनी अपने सिंहल द्वीप के आभूषणों को भूल गई। सबके जीवन का वह ऐसा अनुभव था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। अब उन लोगों ने राजगढ़ की ओर प्रस्थान किया। जब राजकुमार मंत्री के लड़के के साथ वहां राजगढ़ से चला था, तब उसका मन तरह तरह की आशंकाओं से भरा था। सिंहल द्वीप का जो चित्र उसके सामने आया था, वह किसी भी साहसी के दिल को दहला सकता था। किंतु राजकुमार तो प्रतिज्ञाबद्ध था। उसे वहां जाना और राजकुमारी पद्मिनी को प्राप्त करना था। उसने अपना हौसला बनाए रखा। फिर भी उसके मन के एक कोने में थोड़ा डर छिपा था कि वह वहां कैसे पहुंचेगा। किंतु उसके बंद रास्ते एक के बाद एक खुलते गए। उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। उसे वह बेशकीमती रत्न मिल गया जिसे पाना बड़े भारी सौभाग्य की बात थी। पूरी टोली उत्साह से भरकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। राजकुमार के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। कहावत है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता है। यदि सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति अनुभव करता है कि वह पराजित हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी को लाने की प्रतिज्ञा की थी। उसका सिंहल द्वीप पहुंच जाना और एक अभेद्य दुर्ग को भेद कर राजकुमारी पद्मिनी को ले आना एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी, जिस पर सहज ही गर्व किया जा सकता था। राजकुमार को गर्व तो नहीं था, पर उसे संतोष अवश्य था। राजगढ़ अब भी काफी दूर था। राजकुमार बहुत दिनों के बाद लौट रहा था। सबसे छोटा होने के कारण वह राजकुमार राजा का सबसे लाडला बेटा था। राजकुमार के मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि उसके चले जाने और इतने दिन कोई खोज खबर ना मिलने पर उनकी क्या हालत हुई होगी। कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। राजगढ़ अभी दूर है, इस विचार के आते ही राजकुमार का सिर चकराने लगा। ऐसी स्थिति होती है तो प्रियजन के अनिष्ट की कल्पना सहज ही मन में उठाती है। राजकुमार ने बार बार सिर झटका। मन ही मन बुदबुदाया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पिता अवश्य ही सकुशल होंगे। जिस भाभी के कारण उसे इतने दिन का देश निकाला मिला था, वह भी सानंद होंगी। उसके मन में उनके प्रति आक्रोश शांत हो गया था। कृतज्ञता का भाव उमड़ आया था। आखिर उन्हीं के उपालंभ से उसे राजकुमारी पद्मिनी जैसी
गुणवती और रूपवती नारी रत्न का उपहार मिला था। राजकुमार को विचार मग्न देखकर राजकुमारी पद्मिनी ने मुस्कुराकर पूछा कि क्यों राजकुमार, क्या सोच रहे हो? अब तो तुम्हारा मनचाहा हो गया, सपना साकार हो गया, अब भी कोई परेशानी है क्या? राजकुमारी पद्मिनी की आवाज सुनकर राजकुमार अपने में लौट आया और बोला, राजकुमारी पद्मिनी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। आदमी के सामने विशाल हो या हर्ष, वह विचारों में डूब जाता है। मेरा मन भी पिता के लंबे बिछोह की कल्पना से कुछ दुखी हो उठा था, पर अब तो मेरे अंदर आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम मिल गई, मैं धन्य हो गया। राजकुमारी पद्मिनी राजकुमार के अंदर से निकले उद्गारों को सुनकर विभोर हो उठी। राजकुमारी पद्मिनी बोली, राजकुमार, माता पिता की याद तो मुझे भी सता रही है, किंतु जो सौभाग्य मुझे मिला है उसे न सराहो तो मुझसे बढ़कर कृतज्ञ कौन होगा? कहते कहते राजकुमारी पद्मिनी की आंखें चमक उठी, चेहरा आभा मंडित हो गया। उसके भावों को समझकर राजकुमार अभिभूत हो गया। राजकुमार बोला, राजकुमारी पद्मिनी, तुमसे कहीं अधिक भाग्य की सराहना मुझे करनी चाहिए। तुम्हें तो कोई भी राजकुमार मिल सकता था, पर राजकुमारी पद्मिनी तो हर किसी के भाग्य में नहीं बंधी थी। राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी दोनों ही अब सब प्रकार के भार से मुक्त हो गए थे। उनके सामने अब भावी जीवन के मधुर सपने थे। चलते चलते उन्हें एक विशाल सरोवर मिला। जाते समय राजकुमार इतना चिंतित था कि उसका ध्यान उस ओर नहीं था, पर अब उसके मन की दशा भिन्न थी। सरोवर में पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे और नाना वर्ण के कमल खिले थे। पास ही एक सुंदर बाग था। राजकुमार ने कहा कि हम लोग थोड़ी देर यहां ठहर जाएं, सरोवर में स्नान कर लें और थोड़ा खा पी लें। तरोताजा होकर राजगढ़ पहुंचेंगे तो हमारा आनंद और बढ़ जाएगा। राजकुमार के इस प्रस्ताव को राजकुमारी पद्मिनी ने ही नहीं, सबने स्वीकार किया और वे वहां रुक गए। सरोवर में जब उन्होंने स्नान किया तो पक्षी भी उनके भाग्य पर ईर्ष्या कर उठे। कमल के फूलों की चमक बढ़ गई और सरोवर तो जैसे धन्य हो गया। ऐसा सौभाग्य तो उसे पहले कभी नहीं मिला था। स्नान करके उन सब ने मिलकर खाना खाया। उनके आमोद प्रमोद में वहां के पशु पक्षी भी शामिल हो गए। राजकुमारी पद्मिनी ने अपने हाथ से उन्हें खिलाया। सूर्य सिर पर आ गया था। थोड़ी देर आराम करके वे आगे बढ़ चले। राजकुमार ने कहा कि दिन छिपने से पहले हमें राजगढ़ पहुंच जाना चाहिए। रास्ते के खेत खलिहान कभी कभी उनका ध्यान खींच लेते थे। कभी कभी उड़ते हुए पक्षी उनके पास से गुजर जाते थे। एक जगह झाड़ियों से घिरे मैदान में हिरण और उनके शावक उछलकूद करते दिखे। राजकुमारी पद्मिनी को वे बड़े अच्छे लगे। उसने राजकुमार से कहा कि एक हिरण को हम अपने साथ क्यों न ले चले, देखो कितने आकर्षक हैं। राजकुमार ने हंसकर कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे अपनी सीता खोनी नहीं है। राजकुमारी पद्मिनी हंस पड़ी। वह सीता हरण की कहानी कभी पहले सुन चुकी थी। राजकुमारी पद्मिनी बोली, नहीं, वह तो मैं नहीं चाहूंगी। कितनी साधना के बाद तो हम लोग मिल पाए हैं। थोड़ी देर में राजगढ़ की सीमा आ गई। सब रोमांचित हो उठे। वहां पर स्वयं राजा उपस्थित थे। सारी प्रजा उपस्थित थी। उन्होंने सारी टोली का स्वागत किया। पिता पुत्र का जब मिलन हुआ तो मारे खुशी के उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। राजा को अपना खोया बेटा मिल गया था और बेटे को उस पर प्यार बरसाते पिता। गाजे बाजे के साथ सबने नगर में प्रवेश किया। सजी धजी नगरी बाहें फैलाकर उनका अभिनंदन कर रही थी। मकानों की छतों और छज्जों पर खड़ी स्त्रियां और बच्चे उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। महल में रानियां उनकी आरती उतारने के लिए आतुर हो रही थीं। बड़े उल्लास से राजकुमार ने अपनी वाग्दत्ता के साथ महल में पैर रखा। आरती के मंद मंद प्रकाश और अगरू की महक से महल की शोभा में चार चांद लग गए। थोड़ी देर में राज दरबार खचाखच भर गया। प्रजा भी अपने राजसी मेहमानों का स्वागत करना चाहती थी। राजकुमार जब चारों राजकुमारियों के साथ वहां आया तो प्रजा ने अपने प्यार दुलार से उन्हें सराबोर कर दिया। छोटे राजकुमार के बिना जो राज दरबार सूना पड़ा था फिर जगमगा उठा। राज दरबार में राजकुमार तथा राजकुमारियों का भव्य स्वागत हुआ।
राजकुमार के जगमग करते महल को देखकर सारी राजकुमारियों को अपने अपने महल क्षण भर के लिए याद आए जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थीं। तभी उन्हें ध्यान आया कि अब उन महलों से उनका सरोकार क्या है। वे अब राजकुमार से रिश्ता जुड़ जाने पर वे महल पराए हो गए हैं। छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मिलने जुलने से अवकाश मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखें बहने लगीं। भाभी कुछ कहें उससे पहले राजकुमार ने कहा, भाभी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता।